ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आंखों के बारे में पढ़ लिया था। आंखों का इंटरनल पार्ट एक्सटर्नल पार्ट समझ लिया था। चश्मा देख करके हम लोग डिजीज का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हमने इसके बारे में समझा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि जैसे हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझा था। एक चीज क्या समझी थी पहले तो, मायोपिया क्या होता है ये हमने समझ लिया था। हिंदी में इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष कहते हैं, लेकिन हमें दूर की चीज दिखाई नहीं देती। दूसरा हमने समझा था हाइपर हाइपर मेट्रोपिया, इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, लेकिन नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती इसमें। वैसे ही आंखों में एक इफेक्ट पाया जाता है जिसमें ना इंसान को कोई भी सीधी वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? सीधी वस्तु कैसी दिखाई देगी? टेढ़ी। जैसे कि ये कोई पिलर है, तो उसको ये पिलर कुछ ऐसे दिखाई देगा। हाँ हाँ, ये भी होता है, तिरछा दिखाई देता है उसको। तो इसको कहते हैं स्टिग्मा, अबिंदुकता हिंदी में। स्टिग्मिया या अबिंदुकता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मिया। स्टिग्मिया, अबिंदुकता। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए अभी तक तो हमने देखा था कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगाते थे, हाइपर मायोपिया को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे, लेकिन स्टिग्मिया को दूर करने के लिए जो बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ यही पूछता है कि स्टिग्मिया को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट सीधी न दिखने की बजाय कैसी दिखती है? तिरछी दिखती है। तिरछी को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक्यू। ठीक है, ऑब्लिक्यू यानी तिरछी दिखने लगती है। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहते हैं पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन, इसमें क्या है ये? इसमें जैसे ABCD में 26 अल्फाबेट होते हैं, तो उनमें से कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर मिरर में हम देखें तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट होता भी है तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि उनका शेप ही ऐसा है। लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम मिरर में देखें तो उनका सब पोजीशन उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, है ना? जैसे अगर ये बी है, बी को मैं अगर इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा दिखाई देगा, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए जैसे कोई इमरजेंसी की व्हीकल्स होती हैं, उनमें क्या किया जाता है? कोई भी व्हीकल आ रहा है तो सामने वाला इंसान किस में से देखता है? अपने जो रियर मिरर होता है पीछे वाला, उसी में से देखता है ना? कि पीछे कोई कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस मिरर में प्रॉपरली उसे उस व्हीकल के बारे में समझ में आए, इसलिए जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस में ऐसे लेटर्स जिनको अगर हम मिरर में देखें, अगर वो ऐसे उल्टा लिखा है तो मिरर में सीधा दिखाई देंगे, उन्हें
एम्बुलेंस में उल्टा लिख दिया जाता है, और बाकी ऐसे लेटर्स जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता है उनको सेम टू सेम रख दिया जाता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? ठीक है। जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को अगर हम लिखेंगे एम्बुलेंस, ये स्पेलिंग होगी। अगर पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, यहां मैं एक गाड़ी बनाता हूं, ये एम्बुलेंस है, ठीक है, और यहाँ एक नैनो वाला जा रहा है, ठीक है। तो इनका यहाँ मान लो कि ये मिरर है, ये मिरर में एम्बुलेंस देखेगा, तो अगर ये एम्बुलेंस ऐसे ही लिखा रहता तो उसको पढ़ने में ही नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए तो ऐसे ही रहेगा, एम तो ऐसे ही रहेगा, बी ऐसे हो जाएगा, यू तो ऐसे ही रहेगा लेकिन एल ऐसे हो जाएगा, ए सेम रहेगा, एन जो है उल्टा हो जाएगा, है ना, एन जो है ये ऐसे हो जाएगा, सी ऐसे हो जाएगा, ई जो है ऐसे हो जाएगा। तो उसे समझ में नहीं आएगा कौन सी गाड़ी आ रही है। हालांकि सायरन वगैरह रहती है लेकिन नजर पहले जाती है ना। तो इसीलिए इसमें कुछ वर्ड्स को पहले ही उलाट दिया जाता है एम्बुलेंस में। तो देखो इसमें जैसे सी को उलाट दिया है, ई को उलाट दिया है, एल को उलाट दिया है, बी को उलाट दिया है, ताकि जब सामने वाला अपने मिरर में देखे तो उसे फटाक से पढ़ने में आ जाए वो एम्बुलेंस है, और वो तुरंत रास्ता दे दे। समझ में आया? तुरंत क्या दे दे? रास्ता दे दे। तो जब किसी वर्डिंग का लेफ्ट राइट में बदल जाता है उसे ही हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? हाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन करेगा, चार ऐसे वर्डिंग्स दे देगा, अल्फाबेट दे देगा कि जैसे बॉक्स दे दिया, ठीक है, कहेगा कि इसमें से कौन से वर्ड हैं जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। डज नॉट फॉलो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन से ऐसे वर्ड हैं डिस्प्लेसमेंट जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करता है। अब देखो फॉलो करेगा इसका मतलब सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन फॉलो नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ में आया? फॉलो नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ओ क्या चेंज होगा? उसको शीशा में देखेंगे तो ओ ऐसा है तो ऐसे दिखाई देने लगेगा? नहीं, ओ फॉलो नहीं करेगा। एक्स क्या चेंज होगा? नहीं, एक्स नहीं चेंज होगा, लेकिन बी चेंज होगा। यानी बी क्या कर रहा है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है, और ओ एक्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो ऐसे एबीसीडी में बहुत सारे अल्फाबेट हैं जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। उनमें से जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो जितने भी वोवेल्स हैं, ए, उसमें से ई को छोड़ दो खाली, ए ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं करते। वी हो गया, फॉलो नहीं करता है, ठीक है, डब्ल्यू फॉलो नहीं करेगा। तो एम हो गया, एम फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे अल्फाबेट है, वर्ड नहीं अल्फाबेट है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? बहुत सही। अच्छा, दूसरी चीज याद रखो कि जैसे जब मैं साउंड पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर एक साउंड है, मैंने कुछ बोला और दूसरा साउंड बोला, एक साउंड से दूसरे साउंड के बीच में कितने सेकंड का गैप होना चाहिए कि मैं दोनों को अच्छे से सुन सकूं? एक साउंड से दूसरे साउंड के बीच में कितने सेकंड का गैप होना चाहिए कि मैं अच्छे से सुन सकूं? 1/10 सेकेंड, ठीक है, 1/10 सेकेंड, इसका मतलब 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। उसी तरीके से अगर हमें दो ऑब्जेक्ट को देखना है ना, जैसे स्लाइड, हम कोई स्क्रीन पर देखते हैं स्लाइड जा रही है, तो अगर इन दो स्लाइड्स को अच्छे से समझना है कि इन दो स्लाइड्स में क्या है, तो इनकी जो स्लाइड के बीच का गैप होना चाहिए या इमेज के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 1/16 सेकेंड होना चाहिए। यानी कोई भी इमेज हमारी आंखों पर
1/16 सेकेंड तक रहती है। ठीक है, इससे ज्यादा होगा चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने 1/16 सेकेंड से पहले आ जाएगी तो हम समझ नहीं पाएंगे वो कितने ऑब्जेक्ट थे। जैसे अपने हाथ को या पंखा जब चलता है, पंखे में अमूमन 3 पत्ती या 4 पत्ती होती है, लेकिन जब वो चलता है तो क्या हमें 3 पत्ती 4 पत्ती दिखाई देते हैं? नहीं, वो लगता है कि है ही नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो पत्तियां हैं वो हमारी आंखों के सामने 1/16 सेकेंड से पहले ही आ जाती हैं, इसलिए हमारी आंखें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं। समझा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पर कितने समय तक दिखती है? 1/16 सेकेंड तक दिखती है। 1/16 सेकेंड तक। अगर 1/16 सेकेंड से पहले कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या मैं पहले और दूसरे में डिफरेंस पता कर पाऊंगा? नहीं, ये मिनिमम है। कम से कम इतना सेकेंड तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए चलेगा, 1/4 हो जाए, 1/2 हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, 1 सेकेंड का गैप हो जाए चलेगा, लेकिन 1/16 सेकेंड से कम का गैप नहीं होना चाहिए। समझा? क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब एक और चीज याद रखो कि जैसे हमें ना कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एकदम अच्छे से कितनी दूरी पर दिखाई देती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें कितनी दूरी पर अच्छे से दिखाई देगी, कितनी दूरी पर? तो 25 सेंटीमीटर ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। किताब पढ़नी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के पढ़ो, हर एक वर्ड अच्छे से क्लियर होगा। अब इस 25 सेंटीमीटर से जैसे नजदीक करोगे तुम्हें वो वर्ड ब्लर होता हुआ दिखाई देगा, आंखों पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा और आंखें दर्द करने लगेगी। या 25 सेंटीमीटर से दूर करते जाओगे, वर्ड छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि दिखाई नहीं देगा। 25 सेंटीमीटर ये क्या है? मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस। तो क्या कहते हैं? मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स भी कई सारे सॉल्व किए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना? हाँ, तो बताओ मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। एक और कंसेप्ट होता है व्यूइंग एंगल, यानी दर्शन कोण। वो फिलॉसफी वाला दर्शन नहीं जी, दर्शन कोण को कहते हैं व्यूइंग एंगल। यानी जैसे ये है आंख, ठीक है, अगर यहां पर ये है मिस्टर रॉबिन, ठीक है, रॉबिन, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इस आंख का एक कुछ एंगल बनाएगा इनको देखने के लिए पूरा, ठीक है। लेकिन अगर यही जो रॉबिन है, तो बहुत दुष्ट रॉबिन है, पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। मैं एक काम करता हूं, इस रॉबिन को अब दूर भेज दूंगा। तो जैसे जैसे रॉबिन दूर जाएगा ये क्या होता जाएगा? छोटा दिखाई देने लगेगा, है ना? रॉबिन छोटा होता जाएगा, और जब छोटा होगा तो इसके देखने का जो एंगल है वो भी छोटा होते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी हम कह सकते हैं जब भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास आएगा तो व्यूइंग एंगल बढ़ेगा। व्यूइंग एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। और ऑब्जेक्ट जब दूर जाएगा तो व्यूइंग एंगल घटेगा। व्यूइंग एंगल घटेगा। समझ में आ गया व्यूइंग एंगल क्या है?
दर्शन कोण क्या है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखें कितना एंगल बनाती हैं, कितना कोण बनाती हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वही व्यूइंग एंगल है। अब कोई चीज है वो तुम्हारे आंखों के पास ही लाके खड़ा कर दिया जाए, तो क्या ये आंखें पूरा देख पाएंगी उसको? नहीं देख पाएंगे, वो उसका कुछ ही पोर्शन देख पाएंगी, है ना? कुछ ही पोर्शन। समझ में आया? ओके, तो व्यूइंग एंगल क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग ऑप्टिक्स में कुछ चीज बच गई हैं उसके बारे में समझते हैं, जो बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इस ऑप्टिक्स के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें आता है, सबसे पहले दो चीजें हमें पढ़नी है। एक तो को कहते हैं टेलीस्कोप और दूसरे को कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो, टेली का मतलब होता है दूर। टेली का मतलब दूर, जैसे टेलीग्राफ, तो टेली मतलब दूर, ग्राफ मतलब चिट्ठी, तो दूर भेजने वाली चिट्ठी, ठीक है। उसी तरीके से टेलीस्कोप, टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब देखना, यानी दूर देखने वाली चीज। समझ में आया? दूर देखने वाली चीज। उसी तरीके से माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखना, छोटी चीजों को देखने वाला इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? तो टेलीस्कोप को हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। दूरदर्शी, है ना? दूरदर्शी यानी दूर देखने वाला इंस्ट्रूमेंट। दूर देखने वाला इंस्ट्रूमेंट। दूरदर्शी की जो खोज करी थी, ठीक है, जो दूरदर्शी की खोज करी थी, सबसे पहले इसको गैलीलियो गैलीली ने करी थी। किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो, ये दिखाई दे रहा है, यही है गैलीलियो। इसने, हाँ, इसने दूरदर्शी की खोज करी। तो इसने जब दूरदर्शी को बनाया था, तो देखो, दूरदर्शी में खासियत ये रहती है क्योंकि हमें दूर की चीजों को देखना रहता है और उन्हें बड़ा करके देखना रहता है। इसलिए जिस साइड से हम चीजों को, बड़े चीज का इमेज बनता है, जैसे मान लो कोई गोला है, इस गोले का इमेज यहां से बनेगा और यहां से हम देखेंगे। तो जहां से हम देखते हैं वहां, मतलब हमारी आंख लगी होती है ना यहाँ पे, तो जहां से हम देखते हैं उसको कहते हैं आई पीस। समझ में आया? क्या कहेंगे? आई पीस। हालांकि आई पीस ये नाम जो होता है वो माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में भी रहेगा और इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आंख जहां लगाते हैं उसको कहते हैं आई पीस, और जहां पर ऑब्जेक्ट का बनता है फोटो, इमेज, जहां से ऑब्जेक्ट जो है अपना फोटो, ये टेलीस्कोप अपना फोटो बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो क्या रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां के चीज को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस, ठीक है। और इसको भी अगर नाम देना रहेगा लेंस में तो हम कहेंगे आई लेंस, ठीक है, आई लेंस, आई लेंस। तो टेलीस्कोप में दो दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जहां से फोटो बनेगा, और दूसरा जहां से हम देखेंगे। समझ में आया? दो लेंस का इस्तेमाल होगा, एक जहां पर फोटो बनेगा और दूसरा जहां से हम देखेंगे। तो जहां पर फोटो बनता है ऑब्जेक्ट का, उस लेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। और जहां से हम देखते हैं आंख लगाकर, उसे क्या कहते हैं? आई पीस या आई लेंस। आई पीस या आई लेंस, ठीक है, आई पीस या आई लेंस, ठीक है। ओके, अब देखो, जो गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बनाया था तो उसने दो अलग अलग लेंस का इस्तेमाल किया था। जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वहां पर उसने लगाया था कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस लगाया था, और जहां पर आंख था, आंख लगाया था, वहां पर लगाया था कॉनकेव। वहां पे क्या लगाया था? कॉनकेव। लेकिन आज के टाइम पीरियड में जो लेंस, ये दूरदर्शी बनाए जाते हैं, टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, उनमें अब एक ही लेंस, एक ही टाइप के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। एक ही टाइप के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों होते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है। दोनों कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स, आज के टाइम पीरियड में। हाँ, लेकिन जो गैलीलियो ने बनाया था उसमें दो लेंस का इस्तेमाल किया था। कौन कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। अच्छा, इस चीज को आराम से समझना कि जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में एक सिंपल सा फर्क क्या होता है, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया, ये है टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप ये क्या करेगा? दूर की चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। दूर की चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। और एक होता है जो माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप, अरे ठीक है, यहाँ पर मैं स्टैंड बना देता हूँ। ये स्टैंड है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? नजदीक की छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है ना। नजदीक की छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। तो देखो, टेलीस्कोप में जो आंख वाला पोर्शन होता है वो छोटा होता है। आई पीस जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव लेंस के। लेकिन माइक्रोस्कोप में जस्ट उल्टा होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? जो जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, ऑब्जेक्टिव, ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है एज कंपेयर टू आई के, जहां से हम देखते हैं, आई पीस। समझ में आया? ये मेजर डिफरेंस होता है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। मैं जब माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्यों इसको छोटा रखते हैं, ठीक है, और क्यों आई पीस को बड़ा रखा जाता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि भाई टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है, तो कोई लेमैन रहेगा तो सीधा यही बोलेगा कि टेलीस्कोप दूर की चीजों को बड़ा करके बताता है, माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके बताता है। लेकिन जो फिजिक्स पढ़ा रहेगा वो कहेगा कि टेलीस्कोप में जो आंख वाला पोर्शन होता है वो छोटा होता है, उस पे छोटा लेंस लगा होता है। और वही माइक्रोस्कोप में आंख वाले पोर्शन का लेंस बड़ा होता है, बड़ा होता है। बस इतना बोल दिया, समझ जाएगा। हाँ, उसको सब पता है टेलीस्कोप लेंस के बारे में, ठीक है। ओके, अच्छा चलो, देखो जी, अब हमने बता दिया कि अब टेलीस्कोप पे आते हैं। इसको भूल जाओ, ये माइक्रोस्कोप तो भूल जाओ। हमने कहा कि जो हमारा टेलीस्कोप है इसमें हमने अब कॉन्वेक्स लेंस ही लगाया है, दो अलग अलग लेंस नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस अपने को पता है इस किस्म का होता है, मोटा लेंस होता है। और इसका जो फोकस होता है वो यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ राइट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में होता है। लेकिन लेकिन जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट, वो किसी भी टेलीस्कोप के फोकस के पास या फोकस के बीच में नहीं होता है, वो फोकस से बहुत दूर होता है। ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है। हमने अनंत वगैरह आई होप कि क्लियर होगा। जब मैं कर्वेचर, ये क्या कहते हैं, मिरर पढ़ा रहा था, तब मैंने एकदम अच्छे से बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर है यानी इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट खिसकते रहता है, इमेज भी खिसकते रहता है। अगर फोकस पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी फोकस पर बनेगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के आगे जाएगा इमेज दूसरी साइड भाग जाएगा, है ना। ये सब चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बरोबर, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, अब देखो, हमको पता है कि भाई इसमें दो लेंस लगे हैं तो दोनों का कहीं ना कहीं फोकस होगा और उसी फोकस पर इमेज बनता होगा, बरोबर। मान लेते हैं कि अब देखो, लेंस में जो हम अमूमन बात करते हैं कि जैसे ये कॉन्वेक्स है तो हम ये देखते हैं कि अच्छा इसका फोकस इधर ही है। तो जितनी दूरी पर इसका फोकस इधर होता है ना, राइट साइड में, सेम उतनी ही दूरी पर लेफ्ट साइड में भी उसका फोकस होता है। समझ में आया? देखो ये, अच्छा, अगर मिरर रहता, मिरर, तो मिरर का एक साइड हम ऐसा
पेंट लगा देते हैं और इसलिए दूसरे साइड ये फोकस कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये लेंस है, लेंस तो ट्रांसपेरेंट है ना, लेंस तो ट्रांसपेरेंट है। तो जितनी दूरी पर ये, अगर मैं चाहे इसको इस साइड से देखूं या इस साइड से देखूं, इस लेंस को पता चलेगा क्या कि मैं किस साइड से देख रहा हूं। ये वो प्रकाश तो हो नहीं गया है कि मैं इसको देखूंगा तो अपना नेचर चेंज कर देगा, है ना। तो इस लेंस को पता ही नहीं चलता कि भाई मैं किधर से देख रहा हूं। तो हम अगर इधर से देखेंगे तो जितनी दूरी पर इसका फोकस बनेगा इस साइड, वही सेम सिचुएशन अगर मैं इधर से देखूं ना तो उतनी ही दूरी पर इधर भी उसका फोकस बनेगा। यानी फोकस दोनों साइड बराबर रहता है, मैं चाहे जिधर से देखूं। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते रहते हैं तो हम अमूमन फोकस किधर मान लेते हैं, कॉन्वेक्स का राइट साइड में और कॉन्केव का लेफ्ट साइड में। ये हम अपनी सहूलियत के लिए मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि अगर एक कॉन्केव है तो इसका फोकस खाली इधर ही रहेगा। हो सकता है कि अगर मैं कोई चीज हो अगर इधर से आ रही हो तो इसका फोकस इस साइड बन जाएगा। लेकिन हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए हमने एक चीज कह दिया कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, लाइट को हमेशा लेफ्ट से ही भेजेंगे, ठीक है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ते हैं और उसमें जब लोग इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्म कैसे होता है, जब ये करते हैं ना तब उसमें उल्टा होने लगता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या हो जाएगा कि देखो इसमें जैसे एक बार इमेज यहां से बनेगा इस लेंस के जरिए, फिर एक बार इमेज इस लेंस के जरिए बनेगा, समझ में आ रहा है। तो दो दो लेंस लगने की वजह से इमेज का पोजीशन, कभी इमेज इस साइड बन जाएगा लेफ्ट में तो कभी इधर राइट साइड में बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, फोकस दोनों साइड का होता है। ये मैं यहां आके बता रहा हूं, दिमाग में ये मत हमेशा रख के बना के चलना कि फोकस एक ही साइड होगा। फोकस दोनों साइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस लेंस को पता ही नहीं है कि हम किधर से देखेंगे, तो हम जिधर से भी देखेंगे वो फोकस उधर ही हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन डिस्टेंस सेम रहता है। ये नहीं होगा कि जैसे कभी ये नहीं हो जाएगा कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसका फोकस यहाँ राइट साइड में अगर 1 मीटर की दूरी पर है तो लेफ्ट साइड में 5 मीटर नहीं चला जाएगा, वो भी 1 मीटर ही रहेगा, 1 मीटर दूर ही। अगर इधर इमेज बन रहा है 1 मीटर दूर पर अच्छे से, तो इधर भी 1 मीटर दूर ही इमेज बनेगा, क्योंकि भाई लेंस वही है, लेंस में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। क्लियर है ये चीज? चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो हमको पता है कि टेलीस्कोप में 2 लेंस लगा हुआ है, दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो इनका कहीं न कहीं अपना एक फोकस पॉइंट होगा, है ना। मान लो कि इसका फोकस पॉइंट यहाँ पर है और इसका फोकस पॉइंट यहाँ पर है। अब लेंस बड़ा है तो फोकस भी बड़ा होगा और लेंस छोटा है तो फोकस पॉइंट भी छोटा ही होगा, है ना। हाँ, तो अगर मुझे इस टेलीस्कोप का लेंथ निकालना रहेगा कि ये टेलीस्कोप कितना बड़ा है, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर इसका फोकस कहाँ पर है और इसका फोकस कहाँ पर है, दोनों को जोड़ दिया जाए कि ये इतना है और ये इतना है, तो मुझे पूरे टेलीस्कोप का लेंथ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इज इक्वल टू फोकस ऑफ आई पीस प्लस फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आया? हाँ, आई पीस क्या है, एफ ई क्या है, आई पीस का फोकस, ठीक है, फोकस ऑफ आई पीस, और एफ ओ क्या है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस। तो अगर तुम्हें 2 फोकस दे दे, कहे कि एक लेंस जिसका फोकस 10 सेंटीमीटर है तथा दूसरा लेंस जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ टेलीस्कोप कितना बड़ा होगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों के फोकस को जोड़ देना है, अच्छा भाई, ये तो हुआ, चलो समझ में गया। दूसरा, टेलीस्कोप का काम क्या होता है, ये इमेज को बड़ा करता है ना, इमेज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। दूर की इमेज को बड़ा कर देगा, हमें पास दिखाई देगा, है ना।
तो इमेज को बड़ा करने की जो प्रक्रिया होती है, जो टेक्निकल वर्ड होता है फिजिक्स में, क्या कहते हैं उसको? मैग्निफिकेशन। पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पूरे लेंस में मैग्निफिकेशन पढ़ा, पूरे मिरर में मैग्निफिकेशन पढ़ा, मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो देखो, अब ये जो टेलीस्कोप है, हो सकता है, अच्छा बचपन में ये वाला बायनोकुलर खरीदा था कभी? ये रहता था तो किसी को हम लोग, कोई हमारे पास ही खड़ा रहता था तो उसको देखते थे, तो उसका मुंडी हमें इतना बड़ा दिखाई देता था, और कोई हमारे पास ही है तो बस बायनोकुलर को उल्टा कर दे तो इतना छोटा सा दिखाई देता था, है ना? हाँ। तो हमको एक बात पता है कि ये जो टेलीस्कोप है, ये हो सकता है कि किसी अनंत पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि इसके फोकस से जो फोकस है, फोकस से दूर पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या कह लेते हैं? इन्फिनिटी पर है। तो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, वहां से देख रहा हो, मतलब कि वहां से इसका इमेज बन रहा हो, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो 25 सेंटीमीटर दूर पर ही हो। बताओ 25 सेंटीमीटर जैसे ही मैं कहूं, दिमाग में क्या आ जाएगा? कितने दूर पर है? हाँ, 25 सेंटीमीटर फिजिक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस पर, है ना? मिनिमम ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, है ना? हाँ, एक मिनट है, हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो देखो, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट या तो अनंत पर रखा हो, या ऑब्जेक्ट मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखा हो। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, तो जब ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो अलग अलग होगा, है ना? कि कोई कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास है तो वो और बड़ा दिखाई देगा, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो अपने अमाउंट में, जिसका इसका इतना इसकी क्षमता रहेगा, उतना बड़ा करके वो दिखा देगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसके मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले निकलते हैं। मैग्निफिकेशन हिंदी में क्या करते हैं? आवर्धन। आवर्धन, उल्टा गलत लिख दिया क्या? आवर्धन सही है, पता नहीं, और कुछ गड़बड़ हो गया तो शायद इधर रहेगा, ये छोड़ दो। आवर्धन, हाँ इधर ही रहेगा, ठीक है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन। देखो, पहली चीज कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब फोकस से दूर पर रखा हुआ है, तब m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ओ क्या है? एफ ओ क्या है? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकस ऑफ आई पीस, ठीक है? आई लेंस या आई पीस, ठीक है? आई लेंस या आई पीस। इतना क्लियर हुआ? ओके। दूसरी सिचुएशन क्या है भाई? दूसरी सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी, यानी मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, देन एम डी, इसको क्या लिखेंगे? एम डी, मैग्निफिकेशन एट मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस, इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। समझ में आ गया? तो ये इसके दो फॉर्मूले हैं। तुम्हें टेलीस्कोप में से तीन फॉर्मूले जो हुए, एक तो लेंथ का, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, और दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी, इन्हीं तीन फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके।
तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, देखते हैं टाइम है हमारे पास। कितना है? 35 हो रहा है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही लेते हैं लेंथ वाला, ताकि बाकी जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक यानी आईपीस, मैं टर्मिनोलॉजी समझाते रहूंगा। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक, अभिदृश्यक यानी आईपीस, आईपीस की लंबाई 25 सेंटीमीटर की लंबाई 25 सेंटीमीटर, आईपीस के फोकस की बात कर रहा है तथा नेट, सॉरी अभिदृश्यक आईपीस नहीं, वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव, 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 ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका, आईपीस को नेत्रिका कहते हैं, तथा नेत्रिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो दूरदर्शी की लंबाई तथा आवर्धन क्या होगा? तो दूरदर्शी की लंबाई तथा आवर्धन क्या होगा? ठीक है, कैसे निकालेंगे? हाँ, दोनों को ऐड कर देंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकस ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और बस वही अगर हमें क्या निकालनी है, हमें एम निकालना है, तो एम कैसे निकलेगा? एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस कितना दिया हुआ है भाई? 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव का 25 है ना, 25 अपॉन 15, तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 15 यानी माइनस 1.66। ठीक है, 1/66। क्या मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता है? नहीं, मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है। 1.66 क्या बता रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज 1.66 गुना बड़ा दिखाई देगा, और माइनस बता रहा है कि वो इमेज उल्टा होगा। ऐसा होगा उल्टा, ठीक है, उल्टा बनेगा। उल्टा यानी इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी और भी इस फॉर्मूले के ऊपर भी सवाल रहेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।